एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेजी को लीशेंग की सच्चाई चेन बताने की कोशिश करता है। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और चेन पुलिस को देखकर कह देता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ लेने के लिए आए थे और पूरी भीड़ फिर वहां से चली जाती है। वहीं यूनान में फाइनली सभी के सामने होंगलिंग की सोलो परफॉर्मेंस होती है और सभी लोग उसकी स्किल से मेस्मराइज हो जाते हैं। परफॉर्मेंस के बाद सेक्रेटरी ली सबसे स्पेशली होंगलिंग से मिलने के लिए जाते हैं ताकि वो जान पाए कि वो है कौन। होंगलिंग की सीनियर सेक्रेटरी ली से उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। तभी वहाँ पर गुओ भी आ जाता है और इवेंचुअली पता चलता है कि गुओ और सेक्रेटरी ली एक दूसरे को जानते थे और बचपन में एक ही आर्मी कंपाउंड में रहते थे। अब गो और सेक्रेटरी ली बात कर रहे होते हैं। अब बातों ही बातों में गो बोल देता है कि होंगलिंग चेन की गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो चेन की एनलिस्टमेंट की बात करने लग जाते हैं। तभी होंगलिंग उसको कट करके पूछती है कि वो उससे क्यों मिलने के लिए आया है। तभी सेक्रेटरी ली कोई बहाना बनाकर बोलता है कि किसी इंटरव्यू के लिए, पर उन्हें स्टॉप करते हुए होंगलिंग बोलती है कि उसके लिए उन्हें किसी और को रखना चाहिए क्योंकि होंगलिंग तो एक नई रिक्रूट है। अब वहाँ से निकलने के बाद वॉक करते हुए गो सेक्रेटरी ली के बारे में बताता है और बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है बचपन से, और गो और चेन उसकी एरोगेंस की खबर लेते थे, थोड़ा थोड़ा उसे बुली भी करते थे। तब से वो जहाँ पर भी चेंग रहता है वहाँ से निकल जाया करता था। होंगलिंग ये सब सुनकर हंसने लग जाती है। होंगलिंग जब वापस आती है अपने रूम में तो वहाँ पर बाकी लोगों को उसके बारे में गॉसिप करता हुआ सुनती है कि वो तो इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं है, जो कि 2 लड़के उसके पीछे इतना पागल हैं, और ना ही वो अच्छी फैमिली से आती है और ना ही उसके स्किल्स इतने अच्छे हैं। वो जैसे ही उसे अंदर आता हुआ देखते हैं तो चुप होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन अब होंगलिंग जब अपनी क्लास के साथ कहीं पर जा रही होती है तभी सेक्रेटरी ली उसे आज रात अवेलेबल रहने के लिए पूछता है, जिस पर वो साफ शब्दों में रूडली ना बोलकर निकल जाती है। और उसकी पीछे वाली लड़कियां सेक्रेटरी ली को बोलती है कि होंगलिंग बहुत ही रूड, एरोगेंट और प्राउड है। उसे लगता है कि सेक्रेटरी ली उस पर लाइन मारने का ट्राई कर रहा है। लंच हॉल में अब कुछ काम होने के कारण होंगलिंग अपना लंच बॉक्स देखकर लाइन से 5 मिनट के लिए चली जाती है। उसके आने के बाद उसकी वही जेलस क्लासमेट उसे सुनाने लग जाती है और बोलती है कि होंगलिंग काफ़ी एरोगेंट है और कहती है कि वो झूठी भी है, कि वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है। वो लड़की उसके सारे अजम्पशंस अब होंगलिंग पर डालती है जो सबको लगता है, पर फाइनली होंगलिंग सभी को बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं है और चाहे तो वो लाइन में भी फिर से लग जाएगी। लंच के बाद अब जब सभी लोग क्लास में जाते हैं तो होंगलिंग की जगह पर उसकी मैम उस दूसरी जेलस लड़की को बैठा देती है और उसे प्रेफरेंस देने लग जाती है। डीप डाउन कहीं ये सब होंगलिंग को समझ ही नहीं आता। वो फिर एक लेक के पास बैठकर यही सोचती है कि कैसे उसके इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ना होने के कारण उसकी मैम ने उसकी कंसर्ट मास्टर की जगह किसी और को दे दी। यही सब सोच सोचकर उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और उसको बुखार हो जाता है। होंगलिंग की दोस्त अब गुओ को कॉल करके बता देती है और अब उसे इस हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ देखकर गुओ उसे कहीं और ट्रांसफर करवाने का ट्राई करता है। वहीं चेन, जो कि इन सबसे अनजान था, वो होंगलिंग के लेटर का वेट करता रहता है और फिर थक हार कर खुद ही लेटर लिखता है। वो पूछता है कि वो ठीक है या फिर नहीं और उन्हें फांगजी और होंगजुन के एग्ज़ाम देने के बारे में बताता है। वो बोलता है कि वो बहुत ही खुश है, जैसे होंगलिंग चाहती थी वैसा ही हो रहा है। फाइनली अब होंगजुन और इरफान का एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। वो लोग एग्ज़ाम देने ही जा रहे थे कि तभी एकदम से 2 लोग आकर दोनों होंगजुन और फांगजी को गिरा देते हैं और उनके एग्जाम टिकट्स ले लेते हैं। होंगजुन उन लोगों के पीछे भागता है। उतने में चेन फांगजी के पास पहुंच जाता है जहां वो उसको सब बताती है। इधर होंगजुन को ली शेन और हेजी ने घेर लिया था। हेजी यहाँ पर उसका एडमिशन टिकट फाड़ ही रहा था कि तभी होंगजुन उससे प्रॉमिस करता है कि एग्जाम देने के बाद उसको होंगजुन के साथ जो करना है, जैसे करना है वो कर सकता है। वो इसके लिए उसे कुछ भी नहीं बोलेगा और बार्गेन करने लगता है, पर हेजी उसकी नहीं सुनता। तभी वहाँ पर चेन आता है। चेन आकर हेजी को सेटल करने के लिए बोलता है, जिस पर हेजी कहता है या तो वो होंगजुन की एक आंख फोड़ दे या फिर जैसे कि चेन ने बोला था वो एक रॉड से उसकी चेस्ट में मारकर खून निकालेगा। चेन अब यहाँ पर दूसरी चीज़ के लिए मान जाता है और हेजी लीशन की बात मानकर चेन को रॉड मारकर चेस्ट में खून निकालता है। उसके बाद उसकी दिलेरी पर वाहवाही करके निकल जाता है। चेन और होंगजुन फिर ऑलमोस्ट लेट हो जाते हैं सेंटर पहुँचने में और दोनों फांगजी और होंगजुन को टेंशन के बिना एग्जाम देने के लिए चेंग बोलता है। उनके अंदर जाने के बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। हॉस्पिटल में अब जब चेन को होश आता है तो उसके पास श्याओमी होती है। वो उसे बताती है कि वो अभी ठीक है, इंजरी ज़्यादा नहीं हुई है और फांगजी और होंगजुन एग्जाम के ब्रेक में चेन से मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो उसी टाइम पर बेहोश हुआ था, इसलिए दूसरे एग्जाम के लिए वो लोग चले गए। चेन को फिर श्याओमी खाने को कुछ देती है।
जिसे वो खाने लग जाता है। वहीं हेजी की वाइफ जब काम कर रही थी तभी उसे याद आता है कि लीशन ने उसे बॉयलर रूम में 3 बजे बुलाया था। हेजी की वाइफ उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर लीशन उसे हेजी को छोड़कर उसे चूज करने के लिए बोलता है और हेजी की वाइफ के मना करने पर वो उसे ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पर हेजी आकर उसे बचाता है और मारने लगता है। शाम को अब चारों लोग फांगजी, होंगजुन, शाओमी और चेन रेस्टोरेंट में आते हैं डिनर के लिए, जहाँ पर होंगजुन और फांगजी चेन की काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल होते हैं तो उसे ट्रीट देते हैं। खाना खाते वो लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और उसके बाद साइकिल से अपने घर जाते हैं। घर जाते जाते यूनिवर्सिटी के लिए होंगजुन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। सभी उसे खुश देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद शाओमी भी बताती है कि कुछ टाइम बाद वो भी एग्ज़ाम देगी डॉक्टर बनने के लिए। तब चैन उसे मोटिवेट करता है कि वो बहुत ही अच्छा करेगी और सेम शाओमी भी बोलती है कि चैन एक बहुत ही अच्छा सोल्जर बनेगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हेजी और शाओई मैरिड नहीं होते बल्कि वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और शाओई पर हाथ उठाने के नाम पर उसकी फैमिली उसे बहुत ज़्यादा मारती है और एंडिंग में सब सॉर्ट आउट हो जाता है। जब शाओई अपनी फैमिली, उसके नेबर्स और हेजी के सामने वो प्रॉमिस करती है कि वो हेजी से ही शादी करेगी, वो तब तक उसे नहीं छोड़ेगी जब तक वो खुद उसे उसकी लाइफ से नहीं निकाल देता। ये सुनकर हेजी फाइनली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आखिर में शाओई कुछ दिनों बाद मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने का हेजी को कह देती है। जिसके बाद हेजी और शाओई की शादी के बारे में सबको पता चल जाता है और चैन के बाकी दोस्त इस सब के बारे में गॉसिप करते हैं। चैन फिर ये सुनकर उन्हें मना करता है कि वो इन चीज़ों पर बात करना बंद कर दे और हेजी के साथ उनका जो कुछ भी था वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। बहुत दिनों बाद चैन बैठा हुआ था, तभी उससे वहाँ पर शाओमी ज्वाइन करती है। शाओमी से चैन काफ़ी देर तक बात करता है। दोनों अपने ड्रीम्स, एम्बिशन और अपनी डेली लाइफ के बारे में बात करते हैं। फिर चैन यहाँ पर उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हुआ था जो वो उसको लेने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है, लेकिन वो उसे फोर्स करता है। ये सब उसे उसकी बहन ने रेडी करके दिया था क्योंकि उनके डैड के केस में शाओमी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। वहीं यूनान में होंगलिंग गुओ से मिलती है। गुओ होंगलिंग से उसकी तबीयत का पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि वो अभी ठीक है। उसके बाद वो चैन को लेटर लिखने का पूछता है तो होंगलिंग बोलती है कि बिजी होने के कारण वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं लिख पा रही है, पर उसने लिख दिया था लेटर। वो लोग जब बातें करते हैं तो होंगलिंग को पता चलता है कि सेक्रेटरी ली ने मिलिट्री न्यूज़पेपर के लिए गुओ का भी फोटोशूट किया है और मिलिट्री न्यूज़पेपर में आना बहुत ही बड़ी बात होती है। अगले दिन फिर सेक्रेटरी ली से बात करके होंगलिंग भी उसके जीप में फोटोशूट के लिए चली जाती है और उनको लौटते हुए रात हो जाती है। वो तो होंगलिंग को ढूंढता हुआ उसकी डॉम के उधर आ जाता है तो बाकी लड़कियां उसे सेक्रेटरी ली के साथ जीप में जाने का बोलती है। वहीं जीप में सेक्रेटरी के इंटेंशन होंगलिंग को देखकर कुछ सही नहीं लग रहे थे। अब वापस पहुंचते ही गो होंगलिंग से पूछता है कि वो कहाँ पर गई थी, जिस पर वो बताती है कि वो न्यूज़पेपर की शूट के लिए गई थी। तभी सेक्रेटरी ली ऑप्शंस के बारे में बात करता है। गो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। होंगलिंग को अब सेक्रेटरी का वो बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और फिर वो उन्हें सुनाने लगती है कि हाइट और हैंडसमनेस में भले ही सेक्रेटरी ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन वो गो से अच्छा इंसान कभी भी नहीं बन सकता। बाकी सारी फीमेल कॉमरेड्स भी यहाँ पर होंगलिंग की बातों से सहमत होती हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, जिस वजह से सेक्रेटरी का एरोगेंस तो यहाँ पर चकनाचूर हो जाता है। वहीं बीजिंग में चैन घर आकर अपने डैड और उसकी बहन को बताता है कि फाइनली वो आर्मी में एनलिस्ट हो पाएगा और उसकी पोस्टिंग भी ट्रेनिंग के लिए वहीं पर हुई है जहाँ पर गो गया है। चैन की बहन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और रात में डिनर के लिए शाओमी को भी बुलाती है। डिनर के वक्त ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और चैन अपने डैड को सैल्यूट करने लगता है। तभी वो एकदम से अपने बेटे को एक नॉर्मल सोल्जर समझने लग जाते हैं और फिर बोलते हैं कि कैसे उनका बेटा चैन उनके कारण आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया। तभी शाओमी उन्हें काम डाउन करने को बोलती है कि सोल्जर का सुपीरियर है उनका बेटा। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं और शाओमी को अपनी डॉटर इन लॉ समझने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि शाओमी के साथ अब चैन है और उन्हें सिर्फ अब चैन की बहन के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना है, जिसके बाद वो आराम से हेवन जाकर उनकी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अपने डैड को इमोशनल देखकर दोनों चैन और उसकी बहन काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। डिनर करने के बाद चैन फिर शाओमी को बाहर तक छोड़ने के लिए आता है और उसे बताता है कि कैसे उसे ये सब केवल एक सपने जैसा लग रहा है। फिर वो ये भी कहता है कि शाओमी को भी मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहिए और वो होप करेगा कि शाओमी को उसके लाइक माइंडेड लोग मिले और उसका भी एक फुलफिलिंग यूथ हो। शाओमी पूछती है कि क्या वो स्टिल फ्रेंड्स हैं, जिस पर चैन हाँ बोलता है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं यूनान में होंगलिंग भी चैन को लेटर लिखती है जिसमें वो मेंशन करती है कि कैसे बीच में वो बीमार हो गई थी और अभी कुछ टाइम से उसने लाइफ चेंजिंग चीज़ें महसूस करी है, पर फिर उसने उन्हें अच्छे से हैंडल किया और बोलती है कि वो अभी भी चैन के आने का वेट कर रही है। कुछ दिनों बाद अब फाइनली
चैन का भी ट्रेनिंग के लिए जाने का टाइम आ जाता है। जाते जाते वो एक बार लियान के प्रैक्टिस सेंटर पर जाता है। वहाँ पर वो टियान से मिलता है। टियान से मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अपनी बहन और डैड का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाता है। लियान भी यहाँ पर डोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश था और ट्रेनिंग के दौरान जब चैन जाने वाला होता है तभी उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उसे समझाती है कि वो वहाँ पर जाकर कैसे लड़ाई ना करे और अच्छे से रहे बिना डैड की टेंशन के। फिर होंगजुन और फांगजी को भी चैन गुड बाय कहता है। हेजी भी वहाँ पर चैन को छोड़ने के लिए जाता है। चैन हेजी को समझाता है कि वो होंगजुन को और परेशान ना करे और हेजी भी चैन के भाई जैसा ही है। फिर ट्रेन निकलने का टाइम हो जाता है और चैन को जाते हुए सभी लोग देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद चैन की बाकी नए रिक्रूटर्स के साथ ट्रेनिंग चालू हो जाती है, जहाँ पर उसे एक नया रिक्रूट पूरा कंपटीशन दे रहा था। रेस के बाद चैन उसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है पर उसमें काफ़ी एरोगेंस था। वो तो चैन को इग्नोर ही कर देता है। डॉर्मेट्री में फिर थोड़ी देर बाद कुछ नए रिक्रूट्स के बीच में पर्सनल हाइजीन को लेकर कहासुनी हो जाती है, जहाँ पर दुआन जो कि चैन का कॉम्पिटिटर था काफ़ी एरोगेंट था। वो हाथापाई पर उतरने वाला था, उतने में चैन उसे रोक देता है। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान दुआन और चैन के बीच एक डुअल होता है, जिसमें चैन को लगता है कि दुआन अनफेयर मीन से जीता है, तो अपने ट्रेनर से कुछ और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का पूछता है। तब उसे उसके ट्रेनर पुलअप बार के वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर सारे न्यू रिक्रूट्स थे, आधे दुआन की साइड से तो आधे चैन की साइड थे। तब हम देखते हैं कि गुओ वहाँ पर नए रिक्रूट्स का प्लेटून ऑफिसर बनकर आता है अपनी आर्मी में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के कारण, और अपने भाई जैसे दोस्त को कम्पीट करता हुआ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर दुआन और चैन दोनों को पुलअप्स करने का मौका मिलता है, जहाँ पर 70 से ज़्यादा पुलअप्स चैन करता है और 110 से ज़्यादा दुआन करता है। फिर चैन चाहता था कि कुछ और चीज़ों से देखा जाए और शूटिंग का सजेशन देता है, पर उसकी रिक्वेस्ट वहीं पर खारिज कर दी जाती है। ट्रेनर्स फिर उन लोगों को उनके प्लाटून ऑफिसर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि कोई और नहीं गो था। चैन और गो एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा स्माइल करते हैं, क्योंकि ड्यूटी पर वो अपना पर्सनल रिलेशनशिप नहीं दिखा सकते थे। गो फिर होंगलिंग को कॉल करता है, जहाँ पर सबसे पहले वो उसे प्लाटून ऑफिसर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उसके बाद गो बताता है कि चैन यहाँ आर्मी में उससे मिला था, जो सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि न्यू रिक्रूट्स की सेरेमनी में वो उन दोनों से मिल लेगी और फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं चैन अपने न्यू रिक्रूट्स के साथ बैठा हुआ था। वो लोग दुआन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो उतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, और चैन उन लोगों को भरोसा दिलाता है कि वो अपना खोया हुआ प्राइड वापस पाकर ही रहेगा। तभी उसे एक सोल्जर आकर इन्फॉर्म करता है कि उसे प्लाटून लीडर ने बुलाया है। वहाँ पर जाकर चैन अब गो को ग्रीट करता है, पर गो तो फॉर्मेलिटीज छोड़कर उसके गले लग जाता है और वो लोग बहुत देर तक बातें करते हैं कि पास्ट में कैसे वो लोग साथ में थे और कैसे अभी यहाँ पर आकर नई चीज़ें सीख रहे हैं। गो फिर होंगलिंग से मिलने का पूछता है, पर चैन बोलता है कि वो नहीं मिल पाया। गो बताता है कि होंगलिंग का ग्रुप कहीं ट्रिप पर गया हुआ है, तो वो उसे कल नए रिक्रूट्स के वेलकम में मिल पाएगा, पर वो लोग ट्रेनिंग पीरियड ओवर होने के बाद ही हैंग आउट कर पाएंगे। चैन अब यहाँ पर गो को फिर से फॉर्मली ग्रीट करके चला जाता है और गो भी चैन से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। अगले दिन अब फंक्शन के टाइम पर परफॉर्मेंस से पहले होंगलिंग जाकर चैन को देखती है और खुश हो जाती है। थोड़ी देर में परफॉर्मेंस चालू होती है। परफॉर्मेंस के टाइम पर दोनों चैन और होंगलिंग की नज़रें मिलती हैं और उन दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उनके पास का टाइम याद आता है और फाइनली यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस सबके द्वारा प्रेज किया जाता है। होंगलिंग की मैम भी उसके और उसके ट्रूप के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उन्हें प्रेज करती है। उस जेलस लड़की को फिर से लगता है कि मैम ने सिर्फ होंगलिंग की तारीफ की है, जिस पर होंगलिंग समझाती है कि उन्होंने ग्रुप में परफॉर्म किया है, इसलिए सिर्फ उसकी तारीफ नहीं हुई है। ये सुनकर वो लड़की चुप हो जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग सेंटर में चैन की ट्रुप को सैनिटेशन और डिसिप्लिन चेक करने के लिए ट्रेनर के साथ गो भी आता है। एक सोल्जर ने अपने बेड को अच्छे से नहीं रखा हुआ था, इसी वजह से ट्रेनर उसे डांटते हैं, पर चैन उसकी तरफ से उन्हें समझाता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प कर देगा ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। उतने में ही चिंजू स्मोक करता है, जो चीज़ गो देख लेता है। गो फिर उसे उसके डैड के एक्सेप्शनल काम का कहकर समझाता है, जिससे जिंजू का ईगो हर्ट हो जाता है और वो बातों बातों में गो और चैन की दोस्ती का सभी लोगों को बता देता है। पर चैन यहाँ पर सभी को बताते हैं कि वो प्लाटून लीडर को बचपन से जानता है और वो काफ़ी इम्पार्शल इंसान है। वो ये भी बोलता है कि जिंजू को प्लाटून ऑफिसर से माफ़ी मांगनी चाहिए अब, क्योंकि उस सोल्जर का डिसिप्लिन सही से नहीं था। इसीलिए वो उसे 100 पुशअप करने के लिए बोलता है और फिर समझाता है कि यहाँ आर्मी में सब टीम वर्क का ही काम है, यहाँ पर कोई अकेला रहकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। वो ये भी बोलता है कि अगर मिस्टेक एक सोल्जर से हुई है तो उसका पूरा ट्रुप पनिशमेंट लेगा। उसके बाद पूरे ट्रुप को 100 पुशअप्स लगाने पड़ते हैं। गो को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती,
क्योंकि अपनी ड्यूटी की वजह से उसे अपने दोस्त से भी रूड होना पड़ेगा। वहीं बीजिंग में चेन की सिस्टर को उसका नया लेटर आता है और वो घर जाकर डैड को बुलाती है तो देखती है कि वहाँ पर शाओमी आई हुई थी डैड को चेक करने के लिए। चेन की बहन बोलती है कि चेन ने उसे शाओमी को डिस्टर्ब करने से मना करा था ताकि वो अपने एग्जाम्स पर फोकस कर पाए, तो शाओमी बोलती है कि उसे टेंशन थी इसीलिए वो यहाँ पर आ गई। अब चेन का लेटर देखकर शाओमी भी काफ़ी खुश हो जाती है और चेन की बहन उसे लेटर पढ़कर बताने को बोलती है और फिर बताती है कि कल वो होंगलिंग और चेन दोनों के लेटर का रिप्लाई करेगी। शाओमी लेटर पढ़ती है जिसमें चेन बताता है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है और ये भी बताता है कि उसका प्लाटून लीडर गुओ है। जिसके बाद सीन वापस से चेन पर आता है जहाँ उसकी बाकी सभी के साथ ट्रेनिंग होती है। उनको फॉरेस्ट में भागना पड़ता है और बाकी ऑफिशियल्स के साथ गो से सुपरवाइज करता है। हर चीज़ में डुआन फर्स्ट आता है और चेन सेकंड। गो फिर रेस के बाद सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करता है, स्पेशली इन दोनों को, और ये भी मेंशन करता है कि चेन डुआन से स्लो था। रात में अब ग्राउंड पर चेन काफ़ी ज़्यादा सैड बैठा हुआ था, तभी उसे गो वहाँ पर ज्वाइन करता है और चेन को समझाता है कि वो दिल छोटा ना करे क्योंकि यहाँ पर वो फर्स्ट नहीं आ पा रहा, वो भी मेहनत करेगा तो धीरे धीरे सक्सीड कर पाएगा। वो ये भी समझाता है कि कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है कि वही जीते, पर चेन यहाँ पर अपनी लेस कैपेबिलिटीज़ के बारे में सोचता सोचता सो नहीं पाता और फिर उठकर कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करने लग जाता है ताकि वो अपने स्किल्स रिफाइन कर पाए। वहीं बीजिंग में चेन के बोलने के कारण टियान चेन की सिस्टर उसके डैड का ख्याल रखता है। उसकी बहन के घर ना पहुंचने पर वो उसके घर के बाहर ही वेट करता है और एक बार जब वो सेफली घर के अंदर चली जाती है तो टियान भी अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं इसी घर पर शाओहुई को उसके कोच के टच करने पर शक करने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक दिन शाओहुई उसे छोड़ देगी, पर वो उसे अच्छे से हैंडल करती है और उसे सारी चीज़ें बताती है कि कैसे उसे बिलीव करना पड़ेगा कि वो हेजी को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। और फाइनली हेजी भी उस पर यकीन करता है। दोनों अपना कपल मीन टाइम इंजॉय करते हैं और उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी सही हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओमी अपनी नाइट ड्यूटी हॉस्पिटल में कंप्लीट करके सुबह चेन के घर चली जाती है उसके डैड का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि चेन की बहन को रिसेंट रिफॉर्म्स के चलते नाइट स्कूल जाना पड़ता था, जिस चीज़ के लिए यान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होती है शाओमी की हेल्प करने पर। अब यान के तैयार होकर जाने पर एज अ फ्रेंड शाओमी उसे छोड़ती है और पूछती है कि क्या उसे कोई पसंद आ गया है नाइट स्कूल में, जिस पर वो हंसते हुए उसे मना कर देती है, पर अंदर ही अंदर उसे वहाँ का टीचर पसंद आया था। शाओमी फिर यान के जाने के बाद चैन के डैड को खाना वगैरह सब खिलाती हैं। वो शाओमी के हाथ से खाना खाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इतने में ही जब शाओमी जा रही थी तभी रूम से चैन की डैड एकदम से उसे होंगलिंग के नाम से एड्रेस करते हैं, तो शाओमी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और फिर किचन में खड़े खड़े अपने आंसू कंट्रोल करती है, क्योंकि वो इतने टाइम से उनके लिए ये सब कर रही थी, पर फिर भी वो उसे होंगलिंग समझ रहे थे। वहीं नाइट स्कूल के बाहर टियान और हेजी वेट कर रहे होते हैं यान का। हेजी का वेट करने का कारण जब टियान पूछता है तो वो बोलता है कि उसे यान से कुछ पूछना है। यान अब थोड़ी देर बाद अपनी टीचर या फिर लव इंटरेस्ट के साथ बाहर आती हैं। वो लोग कहीं डेट पर जाने की बात कर रहे थे, जो सब देखकर ये लोग बोलने लग जाते हैं कि यान इतनी लिटरेट लड़की है तो इस लोवर के साथ क्यों घूमती है और वो उसका पीछा क्यों करते हैं। तभी टियान और हेजी उस आदमी की सच्चाई यान को बताते हैं। वो आदमी शादीशुदा है और उसका 3 साल का बच्चा है। वो हर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। उसकी ये हरकतें टियान और हेजी ऑफिशियल्स को बताने का बोलते हैं तो वो आदमी गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लग जाता है। यान का तो यहाँ पर इन सब से दिल टूट जाता है और वो वहाँ से निकलने लगती है। वो काफ़ी इरिटेट होती है इन सब चीज़ों से। उतने में हेजी उससे पूछता है कि क्या यान को लगता है कि शाओहुई और उसके कोच का अफेयर चल रहा है। इस पर वो भड़क जाती है और बोलती है कि आदमियों की हेल्प के बिना भी औरतें सर्वाइव कर सकती हैं और खुश रह सकती हैं। वो बोलती है कि उसकी वाइफ का किसी के साथ भी कोई अफेयर नहीं है, पर अगर हेजी ने शक करना नहीं छोड़ा तो ज़रूर हो सकता है। यान इसके बाद यहाँ पर टियान से भी इरिटेट हो जाती हैं और फिर अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं चैन के घर पर शाओमी चैन के रूम में जाती है। उसे वहाँ पर जाकर जो भी कुछ चैन ने कहा था वो याद आता है। अगले दिन से वह फांगजी लोगों के साथ कॉलेज अटेंड करने लगती है और पढ़ाई पर फोकस करती है। कॉलेज से निकलते निकलते फांगजी और होंगजुन शाओमी के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर फांगजी बोलती है कि उसने उस दिन शाओमी को कॉलेज में देखा था और वो कैसे अभी उनकी पेपर्स ऑडिट करने वाली हैं उनके प्रोफेसर के लिए, जिस पर होंगजुन विश्वास करने को तैयार नहीं था शाओमी की कैपेबिलिटीज़ पर और कह रहा होता है कि वो तो सिर्फ टाइम पास कर रही है। तभी फांगजी और होंगजुन में बहस हो जाती है। होंगजुन गुस्से में फाउंटेन के उधर चला जाता है। तभी उसे होंगजुन की नाराज़गी का रियल रीज़न पता चलता है कि होंगजुन को स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में आने से फांगजी मना करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आगे चलकर उसे पॉलिटिक्स की वजह से कोई इशू हो।
वो उसे अच्छे से समझाती है, तो होंगजिन भी उसकी बात समझकर गुस्सा थूक देता है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम चेंग को फिर से ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर बाकी लोग इवन दुआन भी उसकी हार्ड वर्क और रेजिलियंस की तारीफ करता है कि कैसे चेन बिना कुछ रेस्ट किए प्रैक्टिस कर रहा था। दुआन को चैन का इतना प्रैक्टिस करता हुआ देखकर उसकी थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। रात में फिर वो उसके लिए पानी लेकर जाता है, जिसके बाद दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि ये दोनों खुश थे इतने वर्दी ओपोनेंट्स और ट्रूप्स मेट बनकर। वहीं बीजिंग में चैन के घर पर शॉमी डैड को उसका लेटर पढ़कर सुनाती है, जहां वो बताता है कि उसकी ट्रेनिंग कितनी टफ है। लेटर रीड करने के बाद शॉमी रूम के बाहर आई थी, उतने में यान आ जाती है। अब शॉमी की फरमाइश पर यान यहाँ पर उसकी बोली हुई डिश बनाती है और दोनों बैठकर खाते हैं। खाते खाते शॉमी उसे बताती है कि कैसे सिर्फ अब वही बीजिंग के अंदर रह गई है। तब यान उसे समझाती है कि अभी उसके पास बहुत टाइम है, वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती है और बोलती है कि वो कभी उसकी जैसे ना रहे। अभी यान की एज में ना तो उसके पास हस्बैंड है और ना ही करियर बनाने का टाइम। ये बोलकर वो सैड हो जाती है। तभी शॉमी उस टीचर का पूछती है, पर यान जो कुछ भी सब हुआ था वो उसे बता देती है। वो कहती है कि त्यान उसे फॉलो करते करते बहुत ज़्यादा परेशान करता है और ये भी बोलती है कि वो चैन के रूम से पेन पेपर लेकर आए ताकि वो लेटर लिख सके। शॉमी पेपर लेने जैसे उसके रूम में जाती है तो उसकी नज़र चैन के पास जो शॉमी का बुक मार्क था उस पर पड़ती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि टियान बाहर, जहाँ पर सभी लोग जॉब्स का वेट करते हैं, वहाँ पर बैठे बैठे सोता है। जैसे कुछ काम होता है तो उसे करने को मान जाता है। उसके बाद उसे मिलने वाले पैसों से वो चीज़ें खरीद कर चैन के घर पर लेकर जाता है। टियान को देखकर चैन के डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं और एज यूजुअल टियान के सामान लाने पर यान उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है यूनान में, जहाँ हम देखते हैं कि चैन की ट्रूप्स की ट्रेनिंग फाइनली कंप्लीट हो जाती है और उन्हें 2 दिन का वेकेशन मिलता है। ट्रेनिंग के बाद चैन गुओ से मिलता है, जहाँ पर गुओ अपने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और होंगलिंग से मिलने जाने के लिए बोलता है। चैन वैसा ही करता है और होंगलिंग को मिलने चला जाता है। होंगलिंग की दोस्त जब उसे बताती है कि उससे कोई मिलने आया है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।